नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुर्सल एकेडमी में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल नंबर 74 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। 74 पर आइए, पढ़िए लैंग्वेज। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देयर शैल बी, देखो क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head। लो जी लो, यहीं से बात हो गई। पहला क्वेश्चन यहीं से दाग रहा हूं आप पे। वेदर इट इज मैंडेटरी टू हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है? आंसर इज यस। एक मंत्री परिषद होगी ही होगी। तो बिकॉज देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, और हेड कौन होंगे उसके? प्राइम मिनिस्टर एट द, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाता है, वेदर इट इज ऑप्शनल। क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि काउंसिल मिनिस्टर हो ही ना? भैया होगी। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों होगी? आगे पढ़िए। टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उसको एडवाइज करने के लिए। अब सपोज कीजिए जो प्रदीप्ति मैडम है ये राष्ट्रपति हैं। अब ये कहें कि मुझे चाहिए नहीं हेल्प, ना ना ना, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, मुझे एडवाइस चाहिए नहीं, ना एड चाहिए, मैं सक्षम हूं बस। जब राष्ट्रपति बन गई तो यहां तक आ गई तो अगला काम भी खुद कर लूंगी। कह रहे नहीं मैडम, ये जो आपको है ना, ये जो मंत्री परिषद की मंडली है, ये तो आपको रखनी ही पड़ेगी साथ में। समझ में आई बात आपको? तो ये राष्ट्रपति की मजबूरी है भी। इससे पहले आपने ध्यान करा होगा आर्टिकल 53, याद दिला दूं मैं आपको, है ना। आर्टिकल 53 पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। ही शैल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। कितनी बड़ी पावर्स थी। जब मैंने कहा ध्यान रखना इस बात को हम लोग ध्यान रखें। तो अगर प्रदीप्ति मैडम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा केंद्र की सभी कार्यकारी शक्तियां मेरे अंदर, डिफेंस फोर्सेस की सारी शक्तियां मेरे अंदर, तो मुझसे बड़ा कौन? अब ये आ गया, क्या आ गया? इसका नाम क्या है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक मंत्री परिषद होगी टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। सही है। चलिए, अब कुछ नहीं कर सकते प्रदीप्ति मैडम, अब मजबूरी हो गई कि ठीक है कि भैया चलो बैठ जाओ तुम भी साइड में। अब मन में सोचा इन्होंने कि ठीक है, सरकारी खर्चे पलते रहेंगे, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर मेरे पास, डिफेंस फोर्सेस मेरे पास, मेरी जब मैं एडवाइस लूंगी तो मैं मानूंगी नहीं, बात खत्म इनकी प्रेसिडेंट की। क्या कर लेगा ये? सॉरी, प्रेसिडेंट मैं ही हूं, इनकी मंत्री परिषद की। तो ठीक है, बड़ी खुश है प्रदीप्ति मैडम। अब आगे पढ़ो, क्या खेल हो गया इनके साथ। हु शैल एक्ट in accordance with such advice in the exercise of its functions। ये लो, रही सही कसर यहां भी खत्म हो गई। बैठ गई मैडम गुस्सा होकर के। क्या मजाक है ये? Who shall act in accordance with their advice, मतलब मैं मजबूर हूं इनकी एडवाइस चलने के लिए। पहले तो मेरे सर पे आके बैठ गए, अब ये बात ही होगी इनकी सलाह से ही मुझे चलना होगा। तो सेक्रेटरी साहब कहेंगे प्रेसिडेंट के कि मैडम गुस्सा होगिए और अपनी पोजीशन को समझिए, आप राष्ट्रपति हैं, अपनी गरिमा को बना के रखिए, बाकी सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी, उनकी एडवाइस से चलने के लिए आप बाध्य हैं। तो आई बिलीव कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना भी कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। उनकी एडवाइस से चलना भी प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है। प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्ट, He shall act in accordance with the advice। राष्ट्रपति को उनकी सलाह के अनुसार ही चलना होगा। कम ऑन, बात समझ में नहीं आई? सही। जरा मैं हिंट दे दूं आपको, हल्का सा तड़का लगाने के लिए। जब हम ये टॉपिक डील करते हैं मेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, तब इस बात का जिक्र करते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है। देयर शैल बी काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर होनी ही होगी। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है
जहां पर प्रेसिडेंट आर्बिट्रेरली काम कर पाए, मन माने तरीके से काम कर ही नहीं सकता प्रेसिडेंट, ही विल हैव टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रदीप्ति मैडम रो गई, रो पड़ी, अब समझे, प्रदीप्ति मैडम ने अब क्या रोना शुरू करा। राष्ट्रपति बनी थी, इस दिन के लिए बनी थी क्या, सोचा था 53 एंजॉय करूंगी, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस रहूंगी, है ना, ठीक, सारी एग्जीक्यूटिव पावर मेरे पास होंगी, जो चाहे करूंगी। अभी मोदी साहब आकर बैठ गए, काउंसिल में से आकर बैठ गई, इनकी एडवाइस में सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है, मैं करूं क्या, मुझे लग रहा है गलत कर रहे हैं, ये पॉलिसी गलत है, इनको 370 नहीं हटाना चाहिए था, सीए नहीं लाना चाहिए था, बहुत सारे काम गलत कर रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं। तो इनको कंसोल करने के लिए इनके पापा जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, थोड़ा और पढ़ लो, उस आर्टिकल में शायद तुम्हारे कुछ काम की बात लिखी हो, क्या चलो ये भी कर लेती हूँ। तो उनको ये प्रोविजो मिला, क्या कहता है देखो, ये प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस। ये राइट इनको मिल गया, प्रेसिडेंट मे रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस ईदर जनरली और अदरवाइज। अब प्रदीप्ति मैडम के लिए एक कंसोलेशन की तरफ से यहां पे एक अधिकार मिल गया। तो ये क्या कह सकती हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस इनको भेजी कि यू डू दैट, शी कैन सेंड बैक टू रिकंसिडर सच एडवाइस, कि आप अपनी इस एडवाइस पर पुनर्विचार कीजिए। ये राइट प्रेसिडेंट के पास है, ही कैन सेंड बैक इट फॉर द रिकंसिडरेशन। समझे, अब रिकंसिडरेशन के लिए जैसे मान लीजिए 370 का मुद्दा है, तो आप प्लीज रिकंसिडर दिस, कोई सा ही मुद्दा हो, सीए हो, यू रिकंसिडर इट। तो ये पावर राष्ट्रपति के पास में है, रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति के बाद भेजा जा सकता है। अब जो लास्ट की लाइन है इसको आप लोग स्किप करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं, इसको समझिए क्या है, ईदर जनरली रिकंसिडर, ईदर जनरली और अदरवाइज, यही है लॉ पढ़ने का तरीका। जनरली का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा एक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा जी, आप इस पूरे एक्ट पर गौर फरमाइए दोबारा। तो ये हुआ जनरली आपने कह दिया, या आपने कहा कि इस एक्ट के इस सेक्शन पर को आप लोग रिकंसिडर कीजिए, मुझे इस क्लॉज से दिक्कत है, आई हैव सर्टेन ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन। तो आपने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन बताया है उसमें, तो आपके पास जो रिकंसिडरेशन की है, आप जनरली रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं या स्पेसिफिकली किसी खास पॉइंट पर भी भेज सकते हैं। तो प्रदीप्ति मैडम के थोड़े से आंसू अब हल्के फुल्के रुके कि चलो कुछ तो मिला कम से कम, एट लीस्ट आई कैन सेंड देम फॉर रिकंसिडरेशन। खुशबू, हाँ ना। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट in accordance with the advice tendered after reconsideration। कौन सा, in accordance with the advice tendered after reconsideration, कि रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दोबारा एडवाइस भेज दी रिकंसिडर करके, देन अगेन यहां पे प्रदीप्ति मैडम के लिए पी फॉर प्रदीप्ति, पी फॉर प्रेसिडेंट, इनके पास कोई राइट नहीं है, अब बार बार नहीं हो सकता इसमें, ही शैल हैव, एक बार आप रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं और उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर रिटर्न कर दी, चाहे आपकी बात मान के करें या उसमें कोई संशोधन करें या नहीं करें, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर रिकंसिडर करके भेजा है, देन प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्ट, प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दैट, उनको करना ही पड़ेगा। तो यहां तक बात समझ में आई नहीं, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, बताइए। तो ये जो प्रोविजो है 44th अमेंडमेंट है जोड़ा गया था, ध्यान रख, ये यहां से भी क्वेश्चन आता है, एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
44th, ये प्रोविजो यहाँ से प्रोवाइडेड से लेकर के यहाँ से पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into any court। यानी कि इस पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति को क्या एडवाइस दी गई थी, राष्ट्रपति को क्या एडवाइस दी गई थी, इस बात पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कोर्ट में। तो इतनी बात को कर लीजिए बस, मेरे ख्याल से इट इज़ मोर देन एनफ फॉर 74 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। देखिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छी तरीके से याद करने हैं आपने इसको। बस ये जिन जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट कराया, जहाँ जहाँ से बताया क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको नहीं भूलेंगे। विद दिस एडवाइस लेट्स एंड दिस टॉपिक।